इस बात पर अत्यधिक निर्भर करती है कि आप अपनी चाहत पर कितनी मजबूती से केंद्रित होते हैं, जब तक कि आपकी चाहत प्रबल इच्छा में तब्दील न हो जाए। जब आप अध्याय 2 में दिए गए चयनियों को मिलाना प्रारंभ करते हो, आवश्यकता की एकाग्रता के सिद्धांत का प्रयोग करें। यहाँ पर आपको एकाग्रता के प्रयोग में लाने के लिए एक सुझाव दिया गया है कि जब आप 6 नियमों में से पहले नियम पर अपने मन में एक निश्चित धनराशि सोच ली और गौर करेंगे, तो पाएंगे कि यह नियम में किसी निश्चित धनराशि पर विचारों को केंद्रित करने का निर्देश दिया गया है। आंखें बंद करके एकाग्रता पूर्वक उस निश्चित धनराशि कम से कम हर रोज तब तक ध्यान जब तक वे भौतिक वह राशि भौतिक रूप से अपने आपके पास न आ जाए। जब हर रोज विश्वास के साथ इस प्रयोग को दोहराएंगे, जैसा कि विश्वास अध्याय में बताया गया है, तो आप खुद को धन अर्जित करने की स्थिति में पाएंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है। अंतर्मन उन निर्देश स्वीकार करना पड़ता है, उन पर काम करता है जो पूर्ण विश्वास के साथ दिए जाते हैं। इस आदेश को बार बार दोहराना पड़ता है, तभी अंतर्मन उन आदेशों का पालन करता है। आप इस वक्तव्य पर विश्वास करिए, आप अंतर्मन के साथ उचित धोखा कर रहे हैं और आप इसे विश्वास दिला रहे हैं, क्योंकि आपका विश्वास है। जिस धनराशि से आप कल्पना कर रहे हैं वह आपका इंतजार करिए, फिर यह आपके अंतर्मन का कार्य है। वह आपको उस धनराशि को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक रास्ते सुझाए। किसी निश्चित योजना का इंतजार न करें जिस द्वारा आप अपनी सेवाओं या वस्तुओं के बदले में अपनी निश्चित धनराशि हासिल करने जाए, बल्कि तत्काल अपने आप को उस धनराशि स्वामी के रूप में देखने लगे। इस दौरान यह मांग करें कि विश्वास रखिए कि आपका अंतर्मन आपको यह योजना सुझाएगा जिसको आपकी जरूरत है। इस योजनाओं के बारे में सतर्क रहिए, जब ये प्रकट हो जाए तो उन पर तत्काल कार्य करना शुरू कर दें। जब ये योजनाएं आएंगी तो शायद भी आपके मन में छठी इंद्रिय के द्वारा प्रेरण के रूप में प्रकट होंगी। इसका सम्मान करिए, जैसे ही आपको ये प्राप्त हो काम करना शुरू कर दी। 6 कदमों में चौथे कदम में आपको ये निर्देश दिया गया है कि आप अपनी इच्छा को आगे बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं। तुरंत इस योजना को कार्य रूप में बदलना शुरू कर दिया। आपको इस निर्देश का अनुसरण पूर्व के पैराग्राफ में बताए हुए तरीकों में करना है। आप जब इच्छा के कार्यांतरण रूपांतरण के द्वारा धन की कमाने की योजना बनाए, तो अपने तर्क पर विश्वास न करें। आपकी तार्किक क्षमता तालसी हो सकती है, और अगर आप इस पर पूरी तरह निर्भर है तो आपको ये निराश कर सकते हैं। जब आप उस धनराशि को सचमुच कल्पना में देखें जिसे आप मालिक बनना चाहते हैं, तो बंद आंखों से अपने आप को वह सेवा व वस्तु देते हुए देखें जो आप इस धन के बदले में भी देखना चाहते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्मन को प्रेरित करने के कदम। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इससे इस बात का संकेत है कि आपको ज्ञान प्राप्त करने की ललक है। यह इस ओर भी संकेत कर रहा है कि आप इस विषय के विद्यार्थी। अगर आप सिर्फ विद्यार्थी हैं, इस बात की संभावना बहुत है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको विनम्रता सीखनी पड़ेगी। अगर आप कोई अनुदेश पर अमल करते हैं और किसी को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो शायद आपको संतोषजनक परिणाम प्राप्त न हो। आपको सभी निर्देशों को विश्वास के साथ पालन करना पड़ेगा। दूसरे अध्याय में दी गई 6 कदमों के संबंध में दी गई 6 निर्देशों को अब संक्षेप में बताया जाएगा और इस अध्याय में दिए गए सिद्धांतों को के साथ जोड़कर बताया जाएगा। पहला, किसी शांत स्थान पर जाए। रात में बिस्तर पर जाना सही समय होगा जहाँ कोई व्यवधान न हो। अपनी आंखें बंद कर लिए धनराशि के बारे में लिखे हुए वक्तव्य जोर से दोहराइए, ताकि आपको अपनी सब सुविधाएं जिसे आप इकट्ठा करना चाहते हैं वह समझ में, जिससे आप यह धनराशि कमाना चाहते हैं, और उस सेवा या वस्तु का वरना जो आप उस वस्तु के बदले में देना चाहते हैं। जब आप इन निर्देशों का पालन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप पहले से उतने ही धन के स्वामी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप आज से 5 साल बाद जनवरी में $1,00,000 कमाना चाहते हैं, तो आप इस धन के सेल्समैन के रूप में अपनी व्यक्तिगत सेवा देना चाहते हैं। तो आपके लक्ष्य का लिखित वक्तव्य नीचे दिए गए वक्तव्य की तरह होना चाहिए। 1 जनवरी 2000 तक मेरे पास $1,00,000 होंगे, जो इस दौरान मेरे पास समय हुई मात्रा में आएंगे। इस पैसे के एवज में यहाँ पर मैं हर उस सेवा या वस्तु का नाम लिख ले जिसमें आप बेचना चाहते हैं। सेल्समैन के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठताएं की सेवा दूंगा, अधिकतम नाममात्र और अधिकतर गुणवत्ता दूंगा। से मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा कि मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं इस धन को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूँ। मैं इसके अपने हाथों से छू सकता हूँ। यह मेरा इंतजार कर रहा है। यह मेरे पास आए और उस अनुपात में आए जिस अनुपात में अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उसी योजना का इंतजार कर रहा हूँ, उसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूँ जब मुझे यह योजना मिली तब मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। दूसरा,
इस प्रोग्राम को सुबह और रात को दोहराएं जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस धनराशि को न देख लें जिसे आप कमाना चाहते हैं। तीसरा, अपने वक्तव्य को लिखित प्रति को वहाँ पर रखिए और इसे सोने के ठीक पहले और उठने के ठीक बाद, जब तक आपको याद न हो जाए। जब आप इन निर्देशों का पालन करें तो याद रखिए आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन कर रहे हो। इसका लक्ष्य आपके अंतर्मन को आदेश देना है। यह भी याद रखिए कि आपका अंतर्मन केवल उन्हीं निर्देशों के अनुरूप काम करे जो भावना के साथ उस तक पहुंचाए गए। विश्वास सभी भावनाओं में प्रबल और सबसे रचनात्मक वाला विश्वास के अध्याय में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें। पहले तो यह निर्देश व्यवहारिक और अमूर्त लग सकता है, इस बात से परेशान न हो। चाहे वे शुरुआत में आपको कितनी व्यवहारिक या अमूर्त लगे, परंतु आप निर्देशों का पालन करते रहे। अगर शब्दों में कार्यों में आप निर्देशों का पालन करते हैं तो वक्त जल्दी आएगा आपके सामने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। सभी नए विचारों के प्रति शंका का भाव रखना इंसान के स्वभाव है, परंतु अगर आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी शंका विश्वास में बदल जाएगा और जल्दी यह विश्वास पूर्ण विश्वास में बदल जाएगा। कई दार्शनिकों ने कहा कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता है, परंतु इनमें से अधिकांश ये इतना कहना भूल गए कि वे अपने भाग्य का निर्माता क्यों है। इस अध्याय में अच्छी तरह से समझाया गया है कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य का निर्माता किस तरह से बन सकता है। इंसान स्वयं का अपने आसपास की माहौल का निर्माता बन सकता है, क्योंकि उसके पास अपने अंतर्मन को प्रभावित करने की क्षमता है। चाहत को धन के रूप में रूपांतरित करने की तकनीक में सुझाव का प्रयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने अंतर्मन तक पहुंच सकता है और प्रभावित कर सकता है। बाकी सिद्धांत सिर्फ औजार है जिनके द्वारा आत्मसुझाव का प्रयोग किया जाता है। इस विचार को अपने मन में रखिए और आप हमेशा सचेत रहेंगे कि आपकी भौतिक सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इस पुस्तक में बताए गए तरीकों की आत्मसुझाव की मदद से आप अपने प्रयासों में कितना अधिक धन कमा सकते हैं। जब आप पूरी पुस्तक पढ़ ले तो आप दोबारा इस अध्याय पर लौटे और भावना वे एक कार्य की दृष्टि से इस निर्देश को अनुसरण करिए। संपूर्ण अध्याय को रात को एक बार जोर से पढ़िए जब तक कि आपको यह पूरी तरह से विश्वास नहीं हो जाए कि आत्मसुझाव का सिद्धांत दमदार है। यह आपके लिए वह सब कुछ हासिल कर जाए जिसके बारे में दावा किया गया। आप पढ़े और हर वाक्य और रेखांकित कर ले जिससे आपको प्रभावित किया है। इस निर्देश को पूरी तरह से पालन करिए कि बताइए कि सफलता के सिद्धांत को आप पूरी तरह कैसे समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। विशिष्ट ज्ञान, निजी अनुभव या अवलोकन। दौलतमंद बनने की ओर चौथा कदम। ज्ञान के दो प्रकार होते हैं, पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा है विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे जितना भी अधिक हो, संपत्ति के संग्रह के मामले बहुत अधिक उपयोग नहीं होता है। इंसान के पास सामान्य ज्ञान के जितने भी रूप हो सकते हैं वे सभी बड़े विश्वविद्यालय के लिए सभी रूप पाए जाते हैं। अधिकतर प्रोफेसर के पास बहुत कम धन होता है। ज्ञान देना उनकी विशिष्टता होती है, लेकिन वे इस ज्ञान के संगठन और उसके प्रयोग की विशेषज्ञ नहीं होते। ज्ञान धन को आकर्षित नहीं करता जब तक कि धन को अर्जित करने का लक्ष्य न बनाया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्य की व्यवहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संग्रहित न किया जाए। बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग नहीं किया जाए। इस तथ्य की समझ का अभाव ही सबसे बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से अधिकांश लोग इस धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। यह शक्ति तभी से बनती है जब इस कार्य की निश्चित योजना में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाए। शिक्षा के सभी तंत्रों में मिसिंग लिंक यही है। शैक्षणिक संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को सिखाने में असफल रहती है। ज्ञान के हासिल हो जाने के बाद भी अपने ज्ञान को संगठित कैसे करें, उसका प्रयोग कैसे करें। कई लोग यह मानने की गलती करते हैं कि चूंकि हेनरी फोर्ड बहुत कम समय के लिए स्कूल गए इसलिए उनके पास शिक्षा कम थी। जो लोग यह गलती करते हुए दरअसल शिक्षा का सही अर्थ नहीं समझ सके। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुको से बनता है, जिसका अर्थ है बाहर लाना या अंदर से विकसित करना। यह जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य विशिष्ट ज्ञान पर्याप्त मात्रा में हो। शिक्षित आदमी वह होता है जिसने अपने मन को इस तरह से विकसित कर लिया कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है और इस प्रक्रिया में दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता। यानी वह इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी स्वतंत्रता वहाँ से खत्म होती है जहाँ से अगले की नाक शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक वर्ग में कुछ संपत्ति के छापे जिसमें अन्य बातों के अलावा इस बात का जिक्र भी था। हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी मनपसंद खोर ने इस वक्तव्य पर आपत्ति जताई और इस अखबार के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा कोर्ट में चला तो अखबारों के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने फोर्ड को गवाही के लिए बुलाया ताकि जूरी के सामने यह साबित किया जा सके कि फोर्ड अज्ञानी है। वकीलों ने फोर्ड से बहुत सवाल किए जिनसे यह साबित हो सके कि हालांकि उनके पास
कार बनाने का भी ज्ञान था, लेकिन बाकी सभी मामलों में उन्हें कतई कोई ज्ञान नहीं था। फोर्ड ने कुछ इस तरह के सवाल था कि जिसे उन्हें नीच दिखाया जा सके। बेनेडिक्ट अर्नाल्ड कौन थे? 1776 विद्रोह से निपटने के ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा? सारे प्रश्नों को सुनने के बाद अंतिम प्रश्न का फोर्ड ने कुछ इस तरह के जवाब दिया: मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों की सटीक संख्या तो पता नहीं, परंतु मुझे ये जरूर मालूम है कि जितने लोग वहां गए थे उनमें से बहुत कम वापस लौटे थे। अतः फोर्ड इस तरह के बेहुदा प्रश्नों के जवाब देते देते थक गए। उन्होंने एक अजीब से सवाल का जवाब कटघरे में आगे तरफ झुकते हुए वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए दिया: आपके द्वारा पूछे गए बेहुदा प्रश्नों का जवाब अगर मैं सचमुच देना चाहूँ तो मेरे ऑफिस की मेज पर कई बटन लगे हुए, उन्हें दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूँ जो इस विषय के प्रकांड विद्वान हैं, जिनसे मैं उस विषय पर जितने प्रश्न पूछूंगा उन सब की सटीक उत्तर दे दे। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मेरे नज़दीक ऐसे लोग मौजूद हैं तो जो मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो मैं इस प्रश्नों के उत्तर मालूम करने के अपने मन में ढेर सारी सामान्य ज्ञान का अध्ययन करके क्यों भरूं? इस जवाब से निसंदेह दम था। इस जवाब से वकील की हालत खस्ता हो गई। इस जवाब को सुनकर अदालत में बैठे हर व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि ऐसा जवाब कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं दे सकता। कोई अशिक्षित व्यक्ति तो कभी नहीं। मेरी नज़र में हर व्यक्ति शिक्षित है जो यह जानता है जरूरत के आगे उसे इस विषय का ज्ञान कहाँ से मिलेगा और उस कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। अपनी मास्टरमाइंड समूह के सहयोग से हेनरी फोर्ड के पास वह सारा विशिष्ट ज्ञान था जिससे उन्हें अमेरिका का सबसे धनी व्यक्ति बनने की जरूरत थी। यह जरूरी नहीं कि वह सारा ज्ञान उनके दिमाग में ही हो। एंड्रू कार्नेगी ने स्वीकार किया कि उन्हें निजी तौर पर स्टील व्यवसाय के तकनीकी पक्ष के रूप में कतई कोई जानकारी नहीं थी। नहीं, उन्हें यह सीखने की कोई रुचि थी कि उन्हें सिर्फ उत्पादन और बिक्री के विशिष्ट ज्ञान की जरूरत थी। उन्हें यह मास्टरमाइंड समूह के व्यक्तियों से प्राप्त हो गई महान भाग्य का संचय करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति उस संगठित विशिष्ट ज्ञान से प्राप्त होती है। अगला पैराग्राफ उन लोगों को विश्वास और उम्मीद दे सकता है जिन्हें अधिक जरूरी विशिष्ट शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाई जितना किसी कार्य के लिए जरूरी है। कभी कभी कुछ लोग इतनी जरूरी औपचारिक शिक्षा न मिलने पर इन भावनाओं का शिकार हो जाते हैं। वह व्यक्ति जिससे यह पता होता है कि मास्टरमाइंड समूह के लोगों से वह जानकारी प्राप्त की जा सकती है जो किसी विशेष कार्य के जरिए धन अर्जित करने के लिए जरूरी है। थॉमस अल्वा एडिसन को ही देख लीजिए। उन्हें स्कूल में पढ़ने का मात्र 3 महीने का ही मौका प्राप्त हो, उन्हें कभी शिक्षित होने की कमी नहीं खली नहीं उनकी गरीबी में मृत्यु हुई। हेनरी फोर्ड को भी बहुत ही कम शिक्षा प्राप्त हुई, परंतु उन्होंने काफ़ी धन अर्जित कर लिया। एडिसन और फोर्ड को अधिक औपचारिक शिक्षा में वंचित होना पड़ा, फिर वे अपने सफल हुए। ये तथ्य आज के युवा लोगों के बीच में पढ़ाई छोड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। आज के दौर में व्यापार की अच्छी शुरुआत के लिए एक नियत औपचारिक शिक्षा की खास जरूरत होती है। बेशक ये लोग अपवाद है। वेंडी रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोलने वाले डेव थॉमस ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया, पर सफलता प्राप्त करने उन्हें युवाओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने की प्रेरित किया, यहाँ तक कि वे खुद स्कूल दौरान बनी अपना स्कूल का डिप्लोमा पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्ष बाद हासिल किया। उन्होंने जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट GED की परीक्षा में बैठे और उन्हें उत्तीर्ण किया। यह परीक्षा लगभग हाई स्कूल के समय थी। उन्होंने यह डिप्लोमा उनके समुदाय के एक विशेष समारोह में दिया गया। थॉमस ने उस दिन विद्यालय के 500 विद्यार्थियों को संबोधित किया। स्कूल की शिक्षा बीच में छोड़ने की वजह से मैं बहुत परेशान रहा। मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत देर हो चुकी है, परंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा अर्जित करने के लिए कभी भी नहीं। उम्मीद है कि अन्य लोगों को प्रेरित करिए डिप्लोमा हासिल करने के लिए प्रेरणा उन्हें तब मिली जब वे अपने जीवन डेवेसवे को प्रमोट करने के लिए देश के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते थे। कई शहरों में हाई स्कूल पत्रकारों को मिलते पर बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने प्रेरित करते, पर उन्होंने बताया कि वे हाई स्कूल पास पत्रकार बड़े चालाक होते। अक्सर मुझसे पूछते हैं, जब आप यह कहते हैं शिक्षा बहुत जरूरी है, फिर आपने अपनी पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दिया? आपकी करनी और करने में दम फर्क क्यों? सच बताऊं, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए मैं
मैंने निर्णय लिया कि मैं हाई स्कूल डिप्लोमा लेकर ही दम लूँगा। अब उनका उद्देश्य उन लोगों को शिक्षा जारी करने के लिए बढ़ावा देगा। उन्होंने किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ छोड़ दी, क्योंकि शिक्षा हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती। मैं लोगों को बताता हूँ कि अपनी पढ़ाई उतनी पढ़ाई कर ली जितनी आप कर सकते हो। मैंने पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्षों के बाद डिप्लोमा हासिल किया। सच ही तो है, शिक्षा हासिल करने कभी देर नहीं हुई। थॉमस ने आगे जोड़ा, जब तक जिंदगी में आप सब उपलब्धियों में ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है।